नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। 25 साल, जी हां 25 साल, केस नंबर 198 में एक नया और बड़ा मोड़ आया है। एक लंबे इंतजार के बाद 1962 में विवादित ढांचों गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी और उमा भारती जैसे बड़े दिग्गज नेताओं पर आपराधिक साजिश के तहत केस को हरी झंडी दे दी है। ये हैं देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के वो तीन बड़े चेहरे जिन्हें अब अयोध्या मामले में आपराधिक साजिश के आरोपों का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश में मुकदमा चलाने की सीबीआई की याचिका को मंजूर कर लिया है। चूंकि कल्याण सिंह अभी राज्यपाल का संवैधानिक पद संभाल रहे हैं, इस वजह से उनके ऊपर कार्यकाल खत्म होने के बाद मुकदमा चलेगा। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि इस केस की सुनवाई लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में होगी और विवादित ढांचा गिराने का जो केस अज्ञात कार सेवकों के खिलाफ चल रहा है, उसके साथ ही ये मुकदमा भी चलेगा। इसमें आडवाणी और पॉलिटिकल आदमी 13 लोग अक्यूज हैं। मुरली मनोहर जोशी एक्सेट्रा, उसको ट्रांसफर कर दिया है लखनऊ कोर्ट में और लखनऊ कोर्ट में बोला है कि 4 हफ्ते में इनके खिलाफ 120B के चार्जेस फ्रेम होंगे, जो कि रायबरेली की कोर्ट में नहीं थे, और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। अयोध्या मामले में याचिकाकर्ता हाजी महबूब ने इस फैसले को इंसाफ की जीत करार दिया है। इससे बढ़ के और क्या स्टेप लेगी अदालत, इससे बढ़ के और क्या फैसला होगा। अब वो कुछ भी हो, लेकिन अदालत ने ये बता दिया कि न्याय न्याय है और उसको हर को मानना चाहिए। वहीं हिंदू पक्ष के पक्षकार महंत धर्मदास ने भी कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। कोर्ट सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट महाराज है, जो हुआ सो अच्छा है। सर्वोच्च अदालत के फैसले पर सियासत भी जारी है। बीजेपी के बड़े नेता आडवाणी और उमा भारती के साथ खड़े रहने का दम भर रहे हैं, तो विपक्षी दल सुनवाई के बाद कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 6 दिसंबर का जो वाकया है वो हिंदुस्तान के लिए एक ब्लैक डे है और हमारा मुतालबा ये है कि कल्याण सिंह को ये गवर्नमेंट हटाए गवर्नरशिप से। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पीछे क्यों छुपेंगे और इनको ट्रायल फेस कराए। ये मामला 1993 से चल रहा है और किसी न किसी प्रकार से चल रहा है, और इसलिए आज तो कोई नई स्थिति पैदा नहीं हुई, तो इसलिए जो परिस्थिति आज से पहले थी वही स्थिति चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर फैसला सुनाने के लिए 2 साल का वक्त दिया है, जो साफ करता है कि सर्वोच्च अदालत लंबे वक्त से चल रहे इस मामले को नतीजे तक पहुंचाना चाहती है। अगर ट्रायल कोर्ट आडवाणी और दूसरे नेताओं को बरी कर देता है, तो ऐसी सूरत में लंबे वक्त से अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस का दंश झेल रही बीजेपी खुद को निर्दोष साबित होने का दावा करेगी। और अगर ट्रायल कोर्ट इस मामले में इन सभी को दोषी करार देता है, तो एक बार फिर बीजेपी राम मंदिर जैसे जज्बाती मुद्दे को हवा देकर इसका सियासी लाभ लेने की लोकसभा चुनाव में कोशिश करेगी। सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर और वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सबकी निगाहें जा टिकी हैं केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री उमा भारती पर भी साजिश रचने का मुकदमा चलाने की हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन उमा भारती ने साफ कह दिया आज मीडिया से मुखातिब होते हुए कि उन्होंने कोई साजिश नहीं रची। उस दिन जो कुछ हुआ सबके सामने था, यानी कि विरोधी उनका इस्तीफा मांगेंगे, वो खुद को पाक साफ बता रही। मेरा ये कहना है कि कोई साजिश नहीं थी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला था। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे आत्मसम्मान के साथ मैंने राम मंदिर के आंदोलन में भागीदारी करी है। कुछ इस तरह उमा भारती ने सुप्रीम कोर्ट के मुकदमा चलाने के फैसले के बाद अपनी बात रखी। मीडिया से मुखातिब होते हुए बार बार केंद्रीय मंत्री उमा भारती यही कहती नजर आई कि साजिश का सवाल ही नहीं उठता और आज भी राम मंदिर उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैंने तिरंगे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। मेरे लिए राम मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं अवश्य करूंगी। इसलिए
पहली बात तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि साजिश का सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सब खुल्लम खुल्ला था, मन में, वचन में, कर्म में एक ही बात थी, साजिश करने की जरूरत ही नहीं थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और उसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी हुई है। उमा भारती पर मुकदमा चलने से पहले ही विपक्षी कांग्रेस उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, जो गवर्नर हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके और उनको कानून का सामना करना चाहिए। जो गुनाहगार है उसे सजा मिले। कानून पूरे देश के लिए है, किसी छोटे और बड़े के लिए नहीं। लेकिन मानो बीजेपी की इस फायर ब्रांड नेता के ऊपर ये इल्जाम दबाव नहीं कायम कर पा रहे। उमा भारती ने ऐलान किया कि राम मंदिर के लिए वो सजा भुगतने को भी तैयार है। जो ये बातें हैं कि 2 साल में हो, मैं तो कहती हूँ कभी भी हो, मुझे फांसी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है। मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है। बाकी वकील हैं, कोर्ट में लड़ेंगे, हमारे जो वकील होंगे वो अपनी बात कहेंगे। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी। उमा भारती की तरह विनय कटियार भी साजिश के किसी भी पहलू को सिरे से नकारते नजर आए। सीबीआई ने जो काम किया वो साजिश है, तो ये काम सीबीआई को नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस सरकार में सीबीआई ने किया। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, जब तक चाहे कोर्ट रखे, जितनी सजा चाहे देना उतनी सजा दे, लेकिन हम जेल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अल्फाज इसी तरफ इशारा करते हैं कि वो किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उमा भारती ने साफ तौर पे कहा कि वो किसी भी तरह की सजा पाने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस बात पे वो चुप रही कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। अब देखना ये होगा कि इसके आने वाले समय में राजनीतिक मायने क्या निकल के आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें बताते हैं। आरोपियों पर कार्रवाई न होने की वजह सीबीआई की कार्यशैली बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें आरोपियों को ज्वाइंट ट्रायल में नहीं लाया गया। भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाला अपराध 25 साल पहले किया गया था। सीबीआई ने तकनीकी खामियों को दूर करने की याचिका की नामंजूरी को चुनौती तक नहीं दी, जिसकी वजह से ये भ्रम फैला। तो कोर्ट ने तल्ख और तीखी टिप्पणी करी है। केस नंबर 198, अयोध्या में दर्ज वो मामला जो आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों के लिए आज मुसीबत का सबब बन गया, वो भी 25 साल बाद। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या था ये केस नंबर 198 और कैसे इस केस से जुड़ा आडवाणी और उमा भारती जैसे बड़े नेताओं का नाम। FIR नंबर 198 करीब 25 साल पुराना ये वो मुकदमा है जिसे विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद दर्ज किया गया था। (1992) में दर्ज ये FIR इस अहम केस की सुनवाई में बेहद अहमियत रखती है। अब FIR नंबर 198/1992 फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इसी मुकदमे और आरोपों की बिना पर बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस FIR के बारे में तफसील से जानकारी के लिए हमें 25 साल पहले चलना होगा। तारीख 6 दिसंबर 1992, जगह अयोध्या। विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद थाना राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रभारी PN शुक्ल ने शाम 5:15 पर FIR नंबर 197 दर्ज की। FIR नंबर 197 में लाखों अज्ञात कार सेवकों को आरोपी बनाया गया। सभी के खिलाफ षड्यंत्र, मारपीट और डकैती के आरोप लगाए गए। इस केस के दर्ज होने से महज 10 मिनट बाद एक और FIR लिखी गई। वक्त शाम 5:25। तारीख 6 दिसंबर 1992। थाना राम जन्मभूमि अयोध्या के एक और पुलिस अधिकारी गंगा प्रसाद ने दूसरी FIR की। ये थी FIR नंबर 198। FIR नंबर 198 में 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाई है।
8 लोगों पर धार्मिक उन्माद भड़काने वाला भाषण देने का आरोप लगाया गया। इस मुकदमे के नामजद अभियुक्त बड़े नाम थे। इनमें अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विष्णु हरि डालमिया, विनय कटियार, उमा भारती और साध्वी रितंबरा जैसे नाम शामिल थे। आरोप था कि ये सभी लोग मंच पर मौजूद थे, जहां से इन्होंने भीड़ को उकसाया। उसके बाद ही मौके पर मौजूद कार सेवकों की भीड़ बेकाबू हुई। इसी मुकदमे की बिना पर पुलिस ने 8 दिसंबर 1992 को आडवाणी और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार किया। इस मुकदमे की जांच यूपी पुलिस की CID को सौंपी गई, जिसने फरवरी 1993 में 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इसका ट्रायल रायबरेली कोर्ट में चल रहा था। FIR नंबर 197 और 198 के अलावा 47 और मामले दर्ज हुए थे। सरकार ने बाद में सभी केस की जांच CBI को सौंप दी। CBI ने केस नंबर 198 की दोबारा जांच की इजाजत अदालत से ली। यूपी सरकार ने 9 सितंबर 1993 को हाई कोर्ट से सलाह के बाद 48 मामलों के ट्रायल के लिए लखनऊ में स्पेशल कोर्ट के गठन की अधिसूचना जारी की, लेकिन इस अधिसूचना में केस नंबर 198 शामिल नहीं था, जिसका ट्रायल रायबरेली की स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। CBI की अपील पर 8 अक्टूबर 1993 को यूपी सरकार ने एक संशोधित अधिसूचना जारी कर केस नंबर 198 को भी लखनऊ स्पेशल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में जोड़ दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए नियमों के मुताबिक हाई कोर्ट की सलाह नहीं ली। बाद में आडवाणी और अन्य आरोपियों को राज्य सरकार की इस तकनीकी खामी का फायदा मिल गया। स्पेशल कोर्ट ने बाद में सभी आरोपियों के खिलाफ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाने को कहा, लेकिन आडवाणी सहित 33 आरोपी इसके खिलाफ कोर्ट चले गए। ये सभी केस पिछले 25 सालों से कानूनी दांवपेच और अदालतों के भंवरजाल में उलझे हैं। इस बीच कम से कम 10 आरोपियों और करीब 50 गवाहों की मौत हो चुकी है और अब जाकर एक बार फिर केस नंबर 198 में एक नया मोड़ आया है। टीम न्यूज़ नेशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। उसमें एक नाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का भी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी को भी अब आपराधिक साजिश के आरोपों का सामना करना होगा और हो सकता है कि ये मुकदमा आडवाणी के राजनीतिक भविष्य को भी तय कर दे। लालकृष्ण आडवाणी वो शख्सियत जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी की तरफ से अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इस मुकदमे ने इन कयासों पर काफी हद तक विराम लगा दिया है। लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलने की खबर आते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इतिहास की परतों को दोबारा सामने रखा और एक नई सियासी जंग का आगाज कर दिया। पूरे देश भर में वातावरण बनाने का सोमनाथ से रथ निकाल के जाने का पूरा माहौल लालकृष्ण आडवाणी जी ने बनाया था। दरअसल आडवाणी की रथ यात्रा के दौरान लालू सरकार ने ही उन्हें गिरफ्तार किया था। इसी हवाले से लालू एक के बाद एक आडवाणी की आड़ में बीजेपी पर तीर चलाते नजर आए। इनको बचाया, तो जो बचाया इसका उत्तर तो भाजपा के लोग देंगे, आडवाणी जी के शिष्य लोग देंगे, RSS के लोग देंगे, उनके चेला सुशील मोदी देंगे बिहार के, और रविशंकर या जो भी देना होगा देंगे। लालू के इन आरोपों के बाद बीजेपी भी मैदान में कूदी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू यादव पहले अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दें। तू डाल डाल में पात पात। कल तक आरोपों में घिरे लालू यादव को मिला मौका तो बीजेपी के लिए उन्होंने नया सी गुफा छोड़ा है। लालकृष्ण आडवाणी को दरकिनार करने के लिए इस तरीके के फैसले का आना लालू यादव ने कारण बताया है। फिलहाल केंद्रीय मंत्रियों ने लालू के खिलाफ हल्ला बोला है, मगर बिहार की राजनीति में भी इस नए फैसले का असर दिखने लगा है। मतलब साफ है कि अदालती आदेश के बाद अब ये मसला सियासी वार पलटवार का जरिया बन चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आखिर क्या है केस नंबर 198? आखिर क्या हुआ था अयोध्या में 25 साल पहले 6 दिसंबर 1992 के दिन? आखिर कैसी थी वो स्याह काली रात 6 दिसंबर से पहले की? केस को दर्ज करने की नौबत आ गई। एक विवादित ढांचा गिर गया। आइए आपको दिखाते हैं। बाबरी मस्जिद पर 1992 से पहले भी विवाद था। आजादी के बाद से ही विवादित ढांचे को लेकर कुछ पक्ष अपने अपने हक का दावा करते थे।
रामचंद्र की भक्ति। लेकिन 1990 में इस कहानी में एक नया मोड़ आया। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के नेता सक्रिय हो चुके थे। तो काफी कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ अनहोना घट सकता है अयोध्या में। हालांकि बार बार इस तरह खबरें भी आ रही थी कि आश्वासन दिए गए हैं राष्ट्रीय एकता परिषद में और सुप्रीम कोर्ट में, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की तरफ से। बीजेपी समेत विश्व हिंदू परिषद और उनसे जुड़े दूसरे संगठन अब अपने अगले कदम की तरफ बढ़ रहे थे। देश भर से राम मंदिर बनाने के लिए स्वयंसेवकों का आह्वान होने लगा। इन गतिविधियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग भी शामिल थे। इन सब के बीच अयोध्या समेत पूरे देश में माहौल गर्म हो गया था। जहां बीजेपी और उससे जुड़े दूसरे संगठन कार सेवकों को लामबंद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार इन गतिविधियों को रोकने की कोशिश में लगी थी। लेकिन सरकार की कोशिशें इस लामबंदी के आगे कमजोर साबित होती दिख रही थीं। अयोध्या में हजारों की तादाद में कार सेवक जुटने लगे थे और देश के अलग अलग हिस्सों से मंदिर बनाने के लिए ईंटें भी भेजी जा रही थीं। सारे लोग जो है, हम लोगों को लग रहा था कि जिस तरह की भीड़ वहाँ पहुँच रही है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी, कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, तो लग रहा था, और जिस तरह की खबरें आ रही थी कि वहाँ सेंट्रल फोर्सेस पहुँच गई हैं, लेकिन उनको जो है अभी कोई कमांड नहीं दिया जा रहा है और सारा कुछ जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर तरीके से कर रहा है, तो ये एक आशंका सी थी कहीं ना कहीं कुछ अनहोना घट न जाए। इतनी बड़ी तादाद में कार सेवकों का जुटना किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। इसी को देखते हुए अयोध्या में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए थे। लेकिन 6 दिसंबर की अनहोनी को कोई नहीं टाल पाया। 6 दिसंबर की सुबह बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और बीजेपी से जुड़े दूसरे संगठनों के नेताओं ने विवादित ढांचे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इसी वक्त कार सेवकों की एक भीड़ भी उसी दिशा में बढ़ी और फिर दोपहर के वक्त एक उन्मादी भीड़ ने विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचा दिया। न्यूज़ नेशन। और गायक सोनू निगम एक बार फिर चर्चा में। अजान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल वाले बयान के बाद से ही वो कई लोगों के निशाने पर रहे। हालांकि सोनू निगम ने आज अपना सर मुंडवाकर पूरी बहस को नया टर्न दे दिया। आखिर सोनू ने क्यों सर मुंडवाया, क्या है इसके पीछे की कहानी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट भी। इन दो तस्वीरों में चंद घंटों का फासला है, लेकिन इनमें एक बड़े विवाद के बाद सोनू निगम के नए अवतार की पूरी दास्तान भी दर्ज है। सोनू निगम का ये नया अवतार कट्टरपंथियों के एक धड़े को करारा जवाब है। सोनू ने मुस्लिम धर्मगुरु के चैलेंज को स्वीकार किया और मुंडवा लिया अपना सिर। यही वो गुंडागर्दी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। मैंने आलिम को बुलाया, ये बाल अब जो देख रहे हैं ये मैं काट दूंगा कुछ देर में। एंड ये कोई चैलेंज नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब गायक सोनू के हेयर स्टाइलिस्ट मौलवी को दे रहे हैं नया चैलेंज। सोनू निगम की आवाज के लाखों करोड़ों दीवाने हैं, लेकिन उनके गले से निकले कुछ अल्फाजों ने दुश्मनों की नई जमात पैदा कर दी है। वो इन दिनों अपने सुरों से ज्यादा अपने बोल की वजह से चर्चा में है। सोनू निगम ने अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर एक ट्वीट किया तो एक खास बिरादरी के कुछ कट्टरपंथियों ने उन निशाने पर ले लिया। मुंबई से लेकर कोलकाता तक मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस ट्वीट पर हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन सोनू निगम ने कूल माइंड से शिकवे शिकायतें सुनी। कोलकाता के एक मौलवी ने उन्हें अपना सिर मुंडवाने का चैलेंज दिया तो सोनू ने बिना किसी देरी से इसे स्वीकार कर लिया। कोई भी फतवा निकाल सकता है किसी के खिलाफ, कोई किसी को लिंच कर सकता है, और मैं बिल्कुल भी ना हिंदूवादी हूँ ना मुस्लिम, मैं तो मानता ही नहीं, मैं बिलीवर हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ, पर मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है या इसका धर्म खराब है। मैं बिल्कुल ऐसा मानते नहीं हूँ। आई एम अ बिलीवर बट आई बिलीव एवरीथिंग। सोनू निगम ने कहा कि उन्हें किसी मजहब से कोई शिकायत नहीं है, वो जो बात कहना चाह रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। उन्होंने अपने मुस्लिम हेयर स्टाइलिस्ट को बुलवाया और कटा डाले सिर के बाल। दरअसल सोनू निगम के लाउडस्पीकर वाले बयान के बाद पश्चिम बंगाल के माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल की ओर से सोनू निगम को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया था अगर कोई सोनू निगम के बाल मुंडवाएगा, फटे जूतों की माला पहनाएगा और पूरे देश में घुमाएगा तो उसे 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा। देश के धर्म के और देश के खिलाफ बात किए हैं। मैं ये समझता हूँ एज अ डिसेंडेंट ऑफ होली प्रॉफिट। काउंसिल के उपाध्यक्ष की इस धमकी के बाद सोनू निगम ने बाकायदा मीडिया को जमा किया और अपने अंदाज में फिल्म इंडस्ट्री के मुस्लिम नाई के पास जाकर सिर मुंडवाया। सैयद शाह आतिफ से 10 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। यही नहीं,
सोनू निगम का बाल काटने वाले नाई ने उस पैसे को चैरिटी में इस्तेमाल करने का भी ऐलान कर दिया। अगर उनके पास 10 लाख रुपए है और मुझे देना चाहते तो बिल्कुल ले लूँगा मैं, और मैं एक अच्छी चैरिटी को दूंगा। और ऐसे काफ़ी चैरिटी है जो मेरे दोस्तों की है, और मैं भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनको पैसों की ज़रूरत है। अगर उनको मिलता है तो बहुत अच्छा है। हालांकि सोनू के सिर मुंडवाने के बाद माइनॉरिटी यूनाइटेड काउंसिल के उपाध्यक्ष फिलहाल इनामी रकम देने से मुकर गए हैं। उनका कहना है कि अभी तक सिर्फ एक ही शर्त मानी गई है। डिमांड ये था और अभी भी है, एंड इट विल बी माई डिमांड ऑल्सो, कि सोनू निगम उसका सर को टकला करके जो एकदम फटी से फटी कैटेगरी फटीचर क्वालिटी का जूता का माला करके अगर उसका गले में डाल के अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने घर हैं, मतलब 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ जितनी भी आबादी है, सब घर में जाके अगर वो माफ़ी मांगे, खाली मीडिया में करने से नहीं होगा, तो फिर हम वो काम करने वाले इंसान या जो करवाने वाला रहेगा उसे मैं अपने तरफ से 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। सोनू निगम अपने ट्वीट को लेकर मचे विवाद से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि नई पीढ़ी को ध्यान में रखकर उन्होंने जो कुछ कहा उसे सकारात्मक ढंग से लिया जाना चाहिए। वो कलाकार हैं और किसी भी मजहब के लोगों को ठेस पहुंचाना उनका कतई मकसद नहीं था। सोनू ने आज न सिर्फ नपे तुले शब्दों में अपनी सफाई पेश की, बल्कि एक मुस्लिम नाई से अपने बाल मुड़वाकर यह भी संदेश दिया कि उन्हें किसी धर्म विशेष से कोई बैर नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।